नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एचएसएससी के कई सारे एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है। जिस प्रकार से दुर्गा शक्ति, कमांडो, ग्राम सचिव और जो सीईटी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। तो इनको देखते हुए आपके सामने एक केमिस्ट्री की यानी कि एक साइंस की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। इस सभी क्वेश्चंस को आप इम्पोर्टेंट समझते हुए ध्यान से देखना। अच्छा एक्सप्लेनेशन करके मैं इन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली जो बैटरी होती है उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका यौगिक उसमें इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक कार आप सभी को पता है कि जो टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, टेस्ला कंपनी के आपसे मालिक भी पूछ सकता है दोस्तों एलोन मस्क, ये 2020 के अंदर और 21 के अंदर यानी अमीर बंदों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आ रहे हैं। इनका मुकाबला जो है वो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के साथ माना जा रहा है। तो इन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला बना रखी है। तो इनकी कार जो होती हैं उसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी हैं दोस्तों, इन सभी का इस्तेमाल होता है। किसका? लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात बता दूँ लिथियम के लिए, जो लिथियम होता है दोस्तों, जो लिथियम होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग अपचयक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग अपचयक। और दोस्तों जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन आप सभी को पता है, फ्लोरीन वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग उपचयक है, उपचयक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। शुद्ध चीनी जो होती है, आपने सुना होगा शुगर, जो सुना है आपने शुगर, ये इसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता दोस्तों? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो शुगर है एक्चुअल में चीनी, इनको हम सैकराइड्स बोलते हैं दोस्तों। याद रखिए, पेपर में पूछा गया है सैकराइड्स। ठीक है, सैकराइड्स, सैकराइड्स का ग्रीक वर्ड होता है शुगर, मीठा। जो सैकराइड्स होते हैं दोस्तों, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। मोनोसैकराइड होते हैं, ठीक है जी, मोनो यानी कि जिसमें सिर्फ एक शुगर का एक मिक्स मॉलिक्यूल हो। फिर ओलिगो होते हैं, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, जिसमें 2 से 10 हों। और फिर होते हैं पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो शुद्ध चीनी जो होती है आपकी, उसके अंदर आपको पता है कार्बन होता है, आपने पता होगा C12H22O11, ये चीज़ें होती हैं आपको पता है शुगर के अंदर। तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है जी, याद रखिए नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समान संख्या में जो परमाणु है यानी एटम्स, समान संख्या में जो एटम्स होते हैं उस प्रकार के न्यूक्लियेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटम की संख्या सेम हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो हम दोस्तों उसको आइसोमर्स बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक है जी, तो आइसोमर्स होता है आपका जिसके अंदर एटम्स सेम हो। तो समस्थानिक नहीं होगा और समभारिक नहीं होगा, ये समावयव यानी कि आ जाएगा इसका उत्तर, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि समस्थानिक का मतलब तो होता है एटॉमिक नंबर सेम, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? समस्थानिक। समभारिक किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ क्या नाम है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जिसका सेम हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो एटम्स किसके अंदर सेम होते हैं? आइसोमर्स। ठीक है जी, आइसोमर्स के अंदर जो होते हैं एटम्स की संख्या हमेशा सेम पाई जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ आइसोमर का एग्जांपल। जैसे देखो ये है CH3O CH3, ठीक है, ये ईथर होता है। ठीक है, और एक मैं एग्जांपल लूँ C2H5OH। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एटम सेम है। देखो नंबर ऑफ़ एटम सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, परंतु फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग हैं। परंतु इनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो सेम है। तो समावयव बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? समावयव। ठीक है जी, आइसोमर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु में 3 आधारभूत
अवयव यानी तत्व कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो एक परमाणु में 3 जो फंडामेंटल जो चीज़ होती है वो क्या क्या होती है आपको पता है। एटम जो है उसके अंदर वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, परंतु मेन उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं सबसे भारी, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल उत्तर आ जाएगा ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, इनमें सबसे ज़्यादा भार किसका होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन का भार होता है, प्रोटॉन से हल्का ज़्यादा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। यानी प्रोटॉन का जो वेट होता है, प्रोटॉन का जो वेट होता है वो लगभग 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के वेट के। 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के वेट के, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तांबा, अगला क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, यानी जो कॉपर होता है आपका वो किस प्रोसेस के द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों। देखिए होता है कि एक्चुअल में ये तांबा जो होता है, ऐसे 2 रोड होती हैं भाई, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है एक्चुअल में। ये एक बर्तन होता है आपका, एक होता है, अब जैसे तांबा है तो कॉपर है, तो कॉपर को शुद्ध करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन मिलाते हैं इसमें। इसका मिलाते हैं कॉपर सल्फेट का। इसमें 2 रोड होती हैं दोस्तों, एक होती है आपकी एनोड और एक होती है भाई आपकी कैथोड, ठीक है जी। एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। एनोड पे हमेशा प्योर चीज़ रखी जाती है, याद रखना पे हमेशा बात को। एनोड पे हमेशा एक प्योर मेटल रखी जाती है, और कैथोड पे क्या रखते हैं, इम्प्योर। याद रखना इस बात को, कैथोड पे क्या रखते हैं भाई, इम्प्योर रखते हैं, ठीक है। कैथोड पे क्या रखते हैं हम, कैथोड पे क्या रखते हैं, इम्प्योर रखते हैं, ठीक है। कैथोड पे क्या रखते हैं हम, इम्प्योर रखते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे इम्प्योर हो जाएगी, इम्प्योर, ठीक है। और हम बिजली का करंट जो है यहाँ छोड़ देते हैं, यानी बिजली का करंट, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, अपघटन, यानी कि विद्युत अपघटन होता है। याद रखना इस बात को। एनोड पे प्योर मेटल होती है और कैथोड पे इम्प्योर, अशुद्ध, ठीक है जी। यहाँ से टूटती रहती है और इसके ऊपर जुड़ती रहती है। तो एनोड पे हमेशा प्योर मेटल इकट्ठी रहती है विद्युत तरीके से, तो विद्युत अपघटन जो है, विद्युत अपघटन प्रोसेस से, ठीक है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, जो ये मेटल्स होती हैं हमारी, विद्युत अपघटन से हमें ये प्राप्त होती हैं शुद्ध रूप इनका, ठीक है जी। अगला देखते हैं। देखो एक बात और बता देता हूँ आपको, एक यहीं से मैं बात बता देता हूँ। एक प्रोसेस होती है दोस्तों रोस्टिंग, पेपर में आ चुका है ये। एक होती है प्रोसेस रोस्टिंग, ठीक है जी। एक होती है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कैल्सिनेशन, ठीक है जी। याद रखना रोस्टिंग जो होती है, रोस्टिंग में एस का जिक्र है, जैसे एस, तो रोस्टिंग जो होती है उसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़, जो सल्फाइड्स होते हैं भाई, सल्फाइड्स की इम्प्योरिटीज़ को साफ़ किया जाता है, जिसमें सल्फाइड्स होते हैं। याद रखना रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर सल्फाइड्स की इम्प्योरिटीज़ को साफ़ किया जाता है, नोट कर लेना, कॉपी में इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है भाई, कैल्सिनेशन के अंदर जो सी आर है ना, तो सी में कार्बोनेट यानी कार्बोनेटेड, और ऑक्सीनेटेड यानी कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड हो, उनको साफ़ करने का काम कौन सी प्रोसेस से करते हैं, कैल्सिनेशन से। और जिसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ हो, सल्फाइड यानी सल्फर वाली इम्प्योरिटीज़ हो, उसमें रोस्टिंग प्रोसेस से, ठीक है जी। ये भी बात याद रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लैम्डा का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। देखो ये एक मेटल होती है, मेटल, इस पे ये क्या नाम है, फोटोन्स आते हैं, फोटोन्स यानी कि लाइट आती है, लाइट, ठीक है जी। इससे फोटोन्स जो होते हैं वो उनकी भी एक वेवलेंथ होती है, यानी कि उनकी एक तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है जी। उनकी एक तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, ठीक है। एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है एक फोटोन की, ठीक है। ये मेटल है। अब मेटल की कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। अगर वो मेटल इस फोटोन की एनर्जी को बर्दाश्त कर लेती है तो वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालती है, ठीक है। क्या निकालती है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। तो धातुओं के पृष्ठ पर अगर कोई फोटोन्स डलेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है दोस्तों किस मेटल का होता है, हम सीजियम का होता है, याद रखना है आप। सीजियम का सबसे ज़्यादा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो सीजियम होता है दोस्तों, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब होता है कि थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इसको दे देते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के भाग जाता है। तो जो सीजियम होता है
उसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जंगरोधी यानी कि जंगरोधी इस्पात का निर्माण, जंगरोधी इस्पात का निर्माण के मिश्रण क्या क्या होता है। देखो आपको पता है स्टेनलेस स्टील यानी जो स्टील होता है, आपको सभी को पता है स्टील, स्टील के अंदर आपको पता है जो आयरन होता है, आयरन, आयरन के साथ साथ उसके अंदर क्या मिलाते हैं दोस्तों, निक्किल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, निक्किल और क्रोमियम मिलाया जाता है। आप सभी को पता है जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उनमें जंग कभी नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी नहीं कर सकते। तो क्रोमियम और निक्किल के मिलाने से जंगरोधी इस्पात का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है जी। क्रोमियम 15% होता है, 10 से 15%, और निक्किल भी कितना होता है, 8 से 10%। ठीक है। क्रोमियम कितना होता है, 10 से 15%, और जो निक्किल होता है दोस्तों वो कितना होता है आपका, 8 से 10%। ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जो बर्तनों में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जर्मन सिल्वर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो सिल्वर ही नहीं होता, इसमें 0% होता है, कई बार पूछ लिया। तो जर्मन सिल्वर के अंदर आप सभी को मैं बता दूँ, कॉपर, जिंक और निक्किल होते हैं। कॉपर, जिंक और निक्किल, कॉपर, जिंक और निक्किल। कॉपर तो इसमें 60% होता है, कॉपर तो 60%, बाकी इसमें दोनों 20% होते हैं। ठीक है, याद रखना कॉपर, जिंक और निक्किल। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों 0%। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन है, एक होता है लेड पेंसिल। क्या होता है, एक होता है आपका, एक होता है दोस्तों आपका लेड पेंसिल। क्या होता है, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल। ठीक है। लेड पेंसिल के अंदर आपसे पेपर में पूछा जाता है लेड पेंसिल में जो लेड है वो कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, वो भी कितना प्रतिशत होता है, 0%। क्योंकि जो लेड पेंसिल होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है जी, किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है जी, ये देखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, इनमें से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है जी। शीशा का मतलब आप सभी को पता है Pb। सिंदूर जो होता है Pb3O2O4, ये जो सिंदूर होता है आपको पता है, सिंदूर होता है उसमें भी आपका शीशा होता है Pb3O4 Pb। ये कहता है किस में अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। भाई कोयले के अंदर शीशा होता है, नहीं होता भाई। खाना पकाने वाली जो गैस होती है, नहीं होता। बिल्कुल उच्च ऑक्टेन वाला नंबर, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, जो हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो आपका पेट्रोल होता है, यानी कि पेट्रोल होते हैं जो पेट्रोल इंजन आपने सुना होगा उनका ऑक्टेन नंबर, तो पेट्रोल जो होता है उनका ऑक्टेन नंबर होता है। तो हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो ईंधन होता है उसके अंदर हम टेट्रा इथाइल लेड, यानी टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो ईंधन होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लेड, यानी शीशे के कण होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि कई सालों तक जमे रहते हैं और हमारी जो आँखों के अंदर, हमारी जो स्किन के अंदर इरिटेशन का कारण बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उनको जन्म देते हैं। ठीक है जी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है दोस्तों, 72% लोहा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा आयरन होता है उस आयरन के बहुत सारे ओर्स होते हैं, यानी कि अयस्क होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप सभी को पता है मैग्नेटाइट होता है, मिलोनाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट। पेपर में तो यहाँ तक पूछ रखा है कि इनके फॉर्मूले बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जो मैग्नेटाइट होता है इसका होता है Fe3O4। ठीक है जी। मिलोनाइट का एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। हेमेटाइट का होता है Fe2O3, हेमेटाइट का होता है Fe2O3। और जो सीडेराइट होता है दोस्तों, पेपर में बहुत सारी बार पूछ रखा है कि लोहे का कार्बोनेटेड और कौन सा होता है, FeCO3, यानी कि FeCO3 सीडेराइट होता है। ठीक है जी। अब याद रखिए कि सबसे उच्च क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क इसमें 72% से भी ज़्यादा होता है। और जो हेमेटाइट होता है दोस्तों, हेमेटाइट जिसको Fe2O3 बोलते हैं, इसके अंदर 65% से 70% के बीच में लोहा पाया जाता है। ठीक है जी। तो आप सभी को मैंने बता भी दिया है। एक बात और नोट करनी है आपने
एक FeS2 होता है दोस्तों, क्या होता है FeS2, इसको आयरन पायराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन पायराइट्स। और दोस्तों इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी। मूर्खों का सोना, पेपर में आ जाए, मूर्खों का सोना किसको बोलते हैं? तो आयरन पायराइट। किसको बोलते हैं? आयरन पायराइट, पायराइट, ठीक है जी, आयरन पायराइट को, ठीक है जी। मूर्खों का सोना किसको बोलते हैं? आयरन पायराइट को, ठीक है जी। आप पेपर में ये आपके आ सकता है, तो साथ में कॉपी निकाल के बैठ जाइए और ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, ठीक है जी। पूरे क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग लिखो और उसके सामने उसका आंसर लिखो, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्ध कैरेट में जो व्यक्ति की जाती है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सोना होता है उसका जो शुद्ध रूप होता है वो आपको सभी को पता है 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट का मतलब होता है अपने आप में 100% सोना, ठीक है जी। सोने को और जो हमारा हीरा होता है इनको हम कैरेट में मापते हैं, ठीक है जी। तो जो सोना होता है, शुद्ध सोना, वो हमारा 24 कैरेट का होता है। हमने सुना है भाई 22 कैरेट सोना, ठीक है। 22 कैरेट सोने में बहुत बार आपसे पूछ सकता है कि भाई कितने प्रतिशत सोना होगा। तो सभी को पता है भाई आपने क्या करना है, जितना आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा बटे में 24 करना है और गुणा में क्या कर देना है? 100 कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ आपको, जो ये सोने और चांदी के जो आपके ज्वेलरी वाले होते हैं ज्वेलर, ये उसमें एक एक्वा रीजिया, यानी एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन जो होते हैं, अमलराज बोलते हैं उसको हम, अमलराज, एक्वा रीजिया। पेपर में आ सकता है भाई एक्वा रीजिया जो होता है, एक्वा रीजिया, ठीक है जी। क्या होता है एक्वा रीजिया? ठीक है जी, एक्वा रीजिया होता है भाई HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। HCl और HNO3 का 3 और 1 अनुपात में, 3:1 में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है, अमलराज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, लोहे की जो जंग होता है लगने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? तो लोहे पे जो जंग लगा देखा होगा आपने, आप एक कील को लेकर के जब पानी में डाल देते हो कुछ समय के बाद, तो आप देखते हो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के बाद आप देखते हो जो लोहे का रंग है, जो उसकी कील का रंग है, वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, हल्का हल्का ब्राउन रेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब है जंग लग चुका है। तो जंग लगने के लिए लोहे के ऊपर ऑक्सीजन का और क्या नाम है, जल यानी कि वाटर का और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ऑक्सीजन और वाटर जो है वो लोहे का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन, लोहे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है जी। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों इकट्ठे होते हैं, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका जो लोहे पे जंग लगता है तो लोहे पे कौन सी प्रोसेस होती है? तो लोहे के जो ऊपर है, लोहे के ऊपर एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और अगर पेपर में ये पूछे लोहे का क्या होता है, तो लोहे का तो उपचयन होता है दोस्तों। क्या होता है? लोहे का उपचयन, इसको बोलते हैं हिंदी में उपचयन और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कौन करता है? ऑक्सीजन और जल करता है, ठीक है जी। तो जंग का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। जो जंग लगता है, कोरोजन बोलते हैं इसको, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है भाई जंग का फॉर्मूला बताइए, Fe2O3.XH2O, ठीक है। X का मतलब है यहाँ कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पानी के, ठीक है जी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आपने शायद सुना हो, इंग्लिश मीडियम में तो सुन रखा होगा आपने, हिंदी में नहीं सुना होगा। धातुओं की द्युति का कारण क्या होता है? द्युति का मतलब होता है चमक, एक प्रकार से क्या होता है, धातुओं में चमक का कारण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको बताया है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आपको बताया है कि ये एक कोई मेटल होती है, जब मेटल के ऊपर कोई आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी मेटल के ऊपर जब आप कोई लाइट डालते हो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जिससे चमक आती है धातुओं के अंदर, ठीक है जी। तो धातुओं की जो चमक है उसका कारण क्या होगा? धातुओं की चमक का कारण होगा भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रकाश का परावर्तन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं सरफेस पर, वो दिखते हैं, हमें तो दिख नहीं सकते क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ही जो देखने का काम करता है।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है धातुओं के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उनमें चमक दिखाई देती है, लस्चरस बोलते हैं जिसको, द्युति को बोलते हैं लस्चरस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रकाश का परावर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर वैसे के वैसे आपके सामने है। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए वही बात आ गई कि जो सोडियम के जो लैंप होते हैं आपने देखा होगा ये पीले रंग के होते हैं। ठीक है, पीले रंग का कारण क्या है? जैसे स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम इसका रेड कलर होता है, एप्पल ग्रीन कलर होता है बेरियम का इनका। ठीक है, तो जो सोडियम वाष्प है ये पीले रंग के क्यों दिखाई देते हैं? देखो जो सोडियम है दोस्तों, सोडियम के जो एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी का अवशोषण करके और उसके बाद एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, जो येलो लाइट है, येलो लाइट वो रिफ्लेक्ट होती है और बाकी सारी की सारी जो है वो अवशोषित हो जाती हैं। तो पर्टिकुलर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी में और डी में से अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी और डी में से इसमें, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और एक पीले कलर का यानी कि येलो कलर का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से आपको इसका पीला रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु हीन चालक है? एक्चुअल में ये किसके बारे में पूछ रखा है? इसके बारे में ऊष्मा के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, ऊष्मा या आप विद्युत कह लो। ठीक है, तो विद्युत की बात भी मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों इनमें से सबसे हीन चालक, जो आप सभी समझदार हो आप बता सकते हो कि जो लोहा है भाई वो भी अच्छा चालक है, सिल्वर और सोना भी अच्छा चालक है। बाकायदा जो सिल्वर है वो तो विद्युत का तो सबसे हाई सुपर कंडक्टर माना जाता है, अपने आप में गुड कंडक्टर माना जाता है सिल्वर। तो जो शीशा है दोस्तों, शीशा इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बैड कंडक्टर जो है ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है शीशा। ठीक है, शीशे का आपको सभी को पता है PB इसका सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जाता है भाई इनके सिंबल क्या क्या? लोहे का जो सिंबल है वो दोस्तों Fe होता है, शीशे का आपका PB होता है, इसको प्लम्बस बोलते हैं, प्लम्बस। ठीक है, सिल्वर का होता है Ag। और सबसे पता है आपको जो सिल्वर है दोस्तों मैक्सिको के अंदर, पेपर में भी आ सकता है ये, मैक्सिको में जो चांदी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो लोहा है आपका चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो सोना है आपको पता है अपने इंडिया के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर आपने फिल्म भी देखी होगी KGF, कर्नाटक के अंदर जो कोलार वाला इलाका है उसमें सोना पाया जाता है। और जो सोने का सिंबल आप सभी को पता है AU होता है, ओरम बोलते हैं इसको, ओरस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सिल्वर सबसे ज़्यादा आपको पता है मैक्सिको में मिलेगी। और जो तांबा है, तांबा यानी कि CU, वो चिली में सबसे ज़्यादा मिलता है। जो आपको मैं बता दूँ, जो तांबा होता है कॉपर, वो चिली जो देश है आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसके अंदर जो है आपका जो कॉपर है, तांबा है, सबसे अधिक मिलता है। ये जो है पेपर में पहले आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और जो सिल्वर है वो कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा? मैक्सिको के अंदर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लोहे की रेलों में टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं, जैसे ये लोहे की एक रेल है, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है जब पटड़ियाँ बिछाते हैं, तो कह रहा है कि उसकी वेल्डिंग करने के लिए इनमें से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम सोल्डरिंग प्रोसेस। एक्चुअल में एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस बोला जाता है। रेल के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मशीनों के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, उनको वेल्डिंग करने के लिए हम एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, पेपर में बहुत बार आ सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों रेलों के जो टुकड़े होते हैं उनको भरने के लिए। अब मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं दोस्तों, शायद ही कोई बताएगा, पेपर में आ चुका है एक बार ये, और उसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। जो मेटल्स होते हैं इनको शुद्ध करना होता है भाई। मेटल्स को शुद्ध करने के लिए, जैसे मान लो जिंक हो गई, मैग्नीशियम है, आयरन है, मेटल्स को शुद्ध करने के लिए आपको पता है आग में भी जलाया जाता है, भट्ठी में भी जलाया जाता है। तो पेपर में पूछ सकता है भाई हम रासायनिक तौर पर, केमिकल तौर पर जिन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस के दौरान, आपने देखा होगा कंप्यूटर पे चार्ट बनते हैं, ठीक है जी। तो जो डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं धातुओं को शुद्ध करते समय, तो उस डायग्राम को दोस्तों एलिंगम डायग्राम बोलते हैं।
घम डायग्राम। ठीक है जी, धातुओं को शुद्ध करने का जो पैमाना होता है वो किस डायग्राम की सहायता से होता है? एलिंगम डायग्राम। जिस प्रकार से आपने सुना है भाई पीएच वैल्यू का जो पैमाना होता है, ठीक है जी, पीएच वैल्यू का जो स्केल होता है पीएच स्केल, वैसे ही आपने भूकंप का सुना होगा रिक्टर स्केल। उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं जब हम उनको गर्म करते हैं, उनको एक शुद्ध करते हैं आपस में मिला करके, तो वो डायग्राम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिंगम डायग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सीमेंट होती है उसमें किसका मिश्रण होता है? दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ सीमेंट में मिश्रण। अब इसने पूछा सीमेंट बन चुकी है उसमें क्या मिश्रण होता है। सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या पूछा जाए वो अलग है, और सीमेंट किसका मिश्रण है वो अलग है। अब इसमें पूछा सीमेंट किसका मिश्रण है दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3 कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिप्सम भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये सीमेंट बनाने के लिए होता है। जब सीमेंट बन के तैयार हो जाएगी, जब ये मिक्स हो जाएंगे दोस्तों, तो मिक्स होने के बाद यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिना भी यूज़ होती है। ठीक है, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होते हैं, याद रखिए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनका इस्तेमाल जो है ये मतलब मिश्रण जो होता है उस सीमेंट का वो बन के तैयार हो जाता है। और वो जो मिश्रण होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कई बार गांठें पड़ जाती हैं, छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। उन गांठों को हटाने के लिए हम उसमें जिप्सम भी मिला देते हैं। उसके बाद हम उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला देते हैं, ताकि जो गांठ है वो दोबारा से ठीक हो सके और जो सीमेंट का पाउडर आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो चुके, ठीक है, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है सीमेंट का मिश्रण होता है। सीमेंट के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं? कैल्शियम ऑक्साइड है सबसे ज़्यादा, सिलिका होती है, Al2O3 होता है, Fe2O3, MgO। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम अपना। इसमें एक बात और बता देता हूँ, जो इसमें लिंकेज होती हैं दोस्तों, वो लिंकेज इस प्रकार से पड़ जाती हैं। लिंकेज ये याद रखिए, सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन सिलिकेट की लिंकेज होती हैं सीमेंट के बीच में, पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल शेप होती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। ये इस टाइप की शेप बनती है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सशक्त स्कंदक है? पहले भी आ चुके हैं पेपर के अंदर दोस्तों। पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं अगर मैं, तो स्कंदक को बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट। जैसे आपने फिटकरी के बारे में सुन रखा है, कोएगुलेटिंग एजेंट होते हैं। कोएगुलेशन को बोलते हैं स्कंदन प्रोसेस। यानी कि आपने देखा होगा जब सांप काट लेता है किसी को तो उसका जो खून है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्कंदन, कोएगुलेशन। फिटकरी है, आपको पता है फिटकरी जो है वो घावों को भरने का काम करती है, वो बेस्ट स्कंदक का काम करती है। आपको पता है कि भाई जो हमारा स्कंदक के तौर पे जैसे दही होती है, दूध के अंदर अगर हम कुछ भी खट्टा डाल देते हैं तो एकदम से उसको जमा देता है, तो उसको स्कंदक बोलते हैं, स्कंदक। तो सबसे अच्छा स्कंदक कौन होगा दोस्तों? अगर मैं बाय ऑप्शन की बात करूं, वैसे तो बता नहीं पाओगे आप, अगर मैं बात ऑप्शन की करूं तो दोस्तों इनमें से जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये सारे के सारे तो मेटल दिख रही हैं आपको आगे, मेटल, तो जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना बेस्ट स्कंदक होगा। और अगर ये बात करें नेगेटिव की, तो जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो भी उतना बेस्ट स्कंदक होगा। तो मैग्नीशियम पे सभी जानते हैं दोस्तों +2 का चार्ज होता है, जिंक पे भी +2 का चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है। तो दोस्तों वैसे भी अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए और उनमें कहीं एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, और पेपर में स्कंदक यानी कि कोएगुलेटिंग एजेंट पूछ ले, तो आप आंख बंद करके एल्यूमिनियम वाले ऑप्शन पे आंसर लगा देना। ठीक है जी, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में कौन सा गुण धर्म पाया जाता है? जो अब आपकी नॉन मेटल होती हैं, नॉन मेटल्स आप सभी को पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं हमारी, नॉन मेटल्स का अगर पोजीशन पूछें तो नॉन मेटल्स की जो पोजीशन है, ये पीरियोडिक टेबल अगर हमारी है तो नॉन मेटल्स आपकी जो है राइट साइड में है। कौन सी साइड में दोस्तों? दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर। अगर कोई आपसे बाईं ओर पूछे, बाईं ओर मेटल्स होती हैं, धातुएं, ठीक है, और दाहिनी ओर क्या आपकी नॉन मेटल्स है। पेपर में आ सकता है
कि आवर्त सारणी में जो अधातुएं होती हैं उनकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन, तो आप क्या कहोगे, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन दाहिनी ओर है, दाईं ओर, और अगर धातुओं की पूछे तो बाईं ओर। तो जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं दोस्तों, देखो ना तो वो चमकती, ना उनकी तार बनाई जा सकती, ना उनको पीट पीट के चद्दर बनाई जा सकती, ना वो आपकी डक्टाइल होती हैं दोस्तों। जो नॉन मेटल्स होती हैं आपकी वो भंगूर होती हैं, भंगूर मतलब ब्रिटल होती हैं। क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल, ठीक है जी, भंगूर यानी ब्रिटल, ब्रिटल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आघातवर्ध्यता को बोलते हैं इंग्लिश में मेलिएबिलिटी, यानी कि जिसकी पीट पीट कर चद्दर बनाई जाए, और तन्यता का मतलब होता है तार खींचकर, डक्टिलिटी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इसका। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इनमें से कौन सा ठोस स्नेहक है। स्नेहक को भी अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो स्नेहक होता है उसको लुब्रिकेटिंग एजेंट बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट यानी कि लुब्रिकेंट। तो आपको सभी को पता है कि जो लुब्रिकेंट है, जब आप पेट्रोल डीजल डलवाने जाते हैं गाड़ियों में तो उसमें मोबिल ऑयल वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वही लुब्रिकेंट होते हैं, इंजन को अच्छा रखते हैं, ठीक है, इंजन को ठंडा भी रखते हैं, अच्छा भी रखते हैं, और उसकी जो अंदर मशीनरी है उसको भी ठीक रखने का कार्य करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ठोस। अब जो ठोस स्नेहक होता है यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल जो है बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो गर्म हो जाती हैं, उनके पुर्जे जाम हो जाते हैं, तो उनमें हम सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे जो ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना इस बात को, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट में। ग्रेफाइट की मैं ख़ास बात बताऊं तो ग्रेफाइट दोस्तों आपका सुचालक भी होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक भी होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और मैंने बताया था लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में लेड तो 0% होता है, और क्या होता है, ग्रेफाइट होता है उसमें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। चलिए देखते हैं हम अपना जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एपत्रिण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वीड यानी कि खरपतवार, ठीक है जी। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी है जानकर कि ये चीज़ आपकी देखी हुई है। आपके आसपास गांव में आपने देखा होगा जोहड़ बोलते हो तालाब को, उस तालाब के अंदर हरे हरे रंग के पत्ते से होते हैं, आपने देखा होगा हरे हरे रंग के पत्ते से, जिनके ऊपर कई बार गुलाबी फूल भी लगता है, तो उनको बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी यानी कि जल संबूल बोलते हैं उनको। तो वो पानी को प्रदूषण होने से रोकने के लिए बचाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जलकुंभी आ जाएगा, जलकुंभी, जल संबूल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जल संबूल, ठीक है जी। जलकुंभी भी बोलते हैं इसको, जलकुंभी, ठीक है। आपके आसपास आपने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं ये, ठीक है। जोड़ होते हैं ना, जो जोड़ गांव के अंदर जोड़, उसके आसपास कई बार हरे हरे बहुत ज़्यादा फैलती है, वो एक हरी हरी वनस्पति सी होती है, ठीक है। उनको बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, तो उनको बोलते हैं जल संबूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुक्रोज, आप सभी को पता है जो सुक्रोज होता है C12H22O11, ये जो सुक्रोज होता है ये कहता है कि जब इसका जल अपघटन करते हैं तो तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है। तो जो सुक्रोज होता है उसको तोड़ने पर आपका, आप सभी को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को बोलते हैं आपकी जो फल शर्करा, फल शर्करा, फलों के अंदर होता है फ्रक्टोज। मधुमक्खी जो होती हैं शहद के अंदर फ्रक्टोज को भी इकट्ठा करती हैं दोस्तों, ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं 2-3 बातें और बता देता हूँ। सुक्रोज को तो आपको पता है ये एक प्रकार का डाईसैकराइड है दोस्तों। डाईसैकराइड का मतलब होता है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि इसके अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है ना, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो डाईसैकराइड, ठीक है। तो अभी इसकी बात सुन लीजिए आप, इम्पोर्टेंट। जिस प्रकार आपको पता है जो सुक्रोज होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, पेपर में बहुत बार आता है ये, भाई तोड़ने से क्या बनता है। एक होता है लैक्टोज, आप सभी को पता था ना, लैक्टोज, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टिकमल, लैक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, गैलैक्टोज, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये ग्लूकोज और लैक्टोज दिख रहा ना, ग्लैक्टोज, तो ये लैक्टोज जो होता है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें ग्लूकोज और लैक्टोज 2 मिलते हैं, ठीक है। तीसरा है माल्टोज। माल्टोज के अंदर दोस्तों 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुके हैं ये चीज़ें। भी सुक्रोज को तोड़ने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज,
लैक्टोज को तोड़ने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज और गलैक्टोज। और माल्टोज को तोड़ने पर क्या मिलता है दोस्तों, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से जो चूने का पानी होता है उस चूने के पानी में क्या क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी में क्या क्या होता है। तो जो दोस्तों चूने का पानी होता है आपका, उस सभी को पता है, जब उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पेट्रोलियम मोम कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने देखा होगा वैसलीन, आपने देखी होगी वैसलीन, सुना है ना वैसलीन, अभी सर्दियों में इस्तेमाल होएगी वैसलीन बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम से कम यूज़ करनी है दोस्तों आपने, क्योंकि वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। पैराफिन वैक्स, क्या होता है, पैराफिन वैक्स, मोम वैक्स, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है जी। जो जोजोबा मोम होता है दोस्तों, ये स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेड़ से मिलता है ये, मतलब कि ये जड़ी बूटियों से मिलता है जोजोबा का तेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आ जाएगा पैराफिन वैक्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस है, एक सफ़ेद ठोस है जिसको गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को सफ़ेद बना देती है। तो आप सभी को पता है चूने के पानी को सफ़ेद गैस तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। और वह जो पदार्थ है वो गर्म अवस्था में पीला रहता है और ठंडा होने पर वह सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो उसका क्या नाम है। तो आप सभी के पास ये ऑप्शन है दोस्तों। तो इन सभी ऑप्शन में से पहले तो एलिमिनेट हो जाएंगे, सल्फ़ेट एलिमिनेट हो जाएगा, सल्फ़ेट, कार्बोनेट बच गया। तो आपने जिंक कार्बोनेट के बारे में सुना ही होगा, ZnCO3 दोस्तों, ZnCO3 जो होता है जिंकाइट होता है, इसको ना, सॉरी जिंकाइट नहीं, इसको बोलते हैं हम जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट होता है ये आपका। और ये जो है आपका, जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो चूने के पानी में जाएगी तो उसको सफ़ेद बना देती है दोस्तों। और ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गैस भी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, चेन रिएक्शंस, आप सभी को पता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, चेन रिएक्शन में विखंडन के दौरान उसका बना रहना अनिवार्य होता है। तो चेन रिएक्शन के अंदर जब विखंडन होता है, आप सभी को पता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं दोस्तों। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनके टकराने से आप सभी को पता है जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के साथ जब फास्ट मूविंग, या यूरेनियम के साथ जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, यूरेनियम सभी को पता है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विघटन नाभिकता का क्या कारण है, यानी कि न्यूक्लियर जो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर जो प्रोसेस होती हैं, न्यूक्लियर फिज़न जो होती है, विघटन जो भी होगा उसका क्या कारण होगा दोस्तों। देखो, जब भी कोई भारी चीज़ होगी, जैसे ज्वालामुखी भी आपने देखे होंगे, या बड़ी जो भारी चीज़ कोई भी होती है, जब वो भारी होती होती जाती है तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म होती चली जाती है, तो वो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है और वो फट जाता है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अस्थायी यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से जो है विघटन नाभिकता यानी कि न्यूक्लियर प्रोसेस जो होती है उनका रीज़न माना जाता है। यानी कि अस्थायी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो अस्थायी होने की वजह से वो टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, समझने की बात है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो किस दौरान परिवर्तन नहीं होता। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, यानी कि रेडियो एक्टिव, उनमें सभी को पता है भी किस चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा। देखो, जो गामा होता है ना, गामा जो रेज होती है उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, पहली बात तो ये है। तो जो गामा रेज है उन पर कोई भी चार्ज ना होने की वजह से उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बाकी अल्फ़ा के अंदर बीटा उत्सर्जन जब भी होगा, देखो अल्फ़ा उत्सर्जन, अल्फ़ा का मतलब सभी को पता है कि एक प्रकार से अल्फ़ा जब भी निकलेगा तो उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसका जो वेट है वो 4 से कम हो जाएगा, उसका वेट 4 से कम हो जाएगा और उसका नंबर 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, जब बीटा का उत्सर्जन होगा तो उसका नंबर, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। परंतु जो गामा उत्सर्जन होता है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अपना
अगला क्वेश्चन, क्यूरी इसकी किसकी इकाई? आप सभी को पता है जो क्यूरी है, मैरी क्यूरी जो थी वो एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट रही हैं। उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और दोस्तों यहाँ से मुझे याद आया कि जो नोबेल प्राइज़ हैं, यहाँ से मुझे याद आया जो नोबेल प्राइज़ हैं दोस्तों, वो आप 2020 के और 2021 के आपने याद रख लेने हैं। ये पेपर के अंदर HCS में भी आ चुके हैं और पीछे जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी पूछे जा चुके हैं। तो मैरी क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? क्यूरी वो आपकी रेडियो एक्टिविटी की है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है आपकी वो क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई है भाई, जो क्यूरी है वो किसकी है? रेडियो धर्मिता की। ठीक है, इसकी बैक्वेरल भी होती है और क्या होती है? क्यूरी भी होती है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक है। नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि खाद कौन सी है? फर्टिलाइज़र कौन सा है? सबसे पहले तो मैं बात बता दूं आपको भाई, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आपको पता है आपके साउथ साइड में बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स की कंपनियां हैं, आप उनको भी याद रख सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र्स की बात करूँ तो जो यूरिया है, पेपर में आ चुका है कि जो यूरिया है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। और यूरिया के अंदर ये भी पूछा जा चुका है कि भाई नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 46% होता है। ठीक है, ये यूरिया। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यूरिया के अलावा अगर मैं बात करूँ भाई, इसका आंसर तो आ जाएगा यूरिया, परंतु पेपर में नाइट्रोलिम के बारे में भी पूछा जा चुका है। भाई नाइट्रोलिम का फॉर्मूला क्या होता है, आप हमें बताइए। तो CaCN2 ये नाइट्रोलिम का फॉर्मूला है। और ये भी जो है आपका खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। भारत अभी भी अपना जो फर्टिलाइज़र्स का लगभग 50% दूसरे देशों से अभी भी मंगवाता है। खुद भारत के अंदर जो साउथ साइड है आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उधर आपका जो फर्टिलाइज़र्स है वो बनाया जाता है। NFL जो आप समझते हो, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, ये पानीपत के अंदर भी है, फैक्ट्री है बहुत बड़ी खाद की। तो इस प्रकार इन फैक्ट्रीज़ में आपका जो है फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत एक्चुअल में जो होता है दोस्तों, वो हमारा क्या नाम है? प्राकृतिक स्रोत जो है वो जीव भार है। जीव भार यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का प्राकृतिक जो जीव भार, कैसे? जब कोई चीज़ गल सड़ जाती है यानी कि वो चीज़ें काफ़ी समय बाद वो हाइड्रोकार्बन्स के रूप में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत किसका है? जीव भार। ठीक है, तो ये इसका जो है वो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेट्रोलियम किस चीज़ का मिश्रण है? आप सभी को पता है जो पेट्रोलियम होता है वो कच्चे तेल से निकाला जाता है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो है उनका मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जो आपके एरोप्लेन के अंदर जो गैसोलीन यानी कि एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है उसमें ग्लाइकोज को मिला देते हैं कई बार, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जो विमान के अंदर आप सभी को पता है जो आपका फ्यूल डलता है, और आप सभी को पता है जो विमान है वो काफ़ी हाइट पर उड़ते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हमारे वायुमंडल की जो दूसरी सतह है उसमें विमान जो है वहाँ उड़ते हैं, आप सभी को पता है। और ऊपर आप सभी को पता है टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है, तो कई बार जो फ्यूल है उसके अंदर जो वाष्पीकरण यानी कि होने लग जाता है, जिसको रोकने के लिए हम उसमें ग्लाइकोज मिला देते हैं दोस्तों। जिसको रोकने के लिए हम ग्लाइकोज को मिला देते हैं, जिसको हम ऑप्शन से देंगे तो हिमीभवन को रोकता है, यानी कि जो पानी है उसको जमने से रोकता है। उसमें पेट्रोल के अंदर जो उसका गैसोलीन होता है उसके अंदर उसको बोलते हैं ATF, यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के नाम से जाना जाता है, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? बहुलक बोलते हैं पॉलीमर को, नेचुरल। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि 4 ऑप्शन है, बेकेलाइट, सेल्यूलोज, PVC, नाइलॉन। अलग ऑप्शन सेल्यूलोज ही पता है आपको। भाई जो सेल्यूलोज होता है वो प्राकृतिक बहुलक है। बेकेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेकेलाइट जो होता है ये कैप्रोलैक्टम, इसका कैप्रोलैक्टम से बनता है, ये पेपर में आ सकता है। भाई बेकेलाइट जो होता है वो किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम से बनता है। टीवी की बॉडीज़, फ्रिज की बॉडी, कंघे जो होते हैं ये सारे के सारे आपके बेकेलाइट से बनते हैं।
पीवीसी की यानी जो पाइप बनती है पीवीसी की बनती है। नाइलॉन जो होता है ये टेफ्लॉन जो पीवीसी को बोलते हैं, टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसको, सॉरी नाइलॉन जो होता है, हम ये नाइलॉन जो होता है नाइलॉन, इससे रस्सियाँ बनती हैं आपकी। जो कई बार आपने पैरासूट की रस्सियाँ देखी होंगी, पैरासूट है, बंजी जंपिंग वगैरह जो रस्सियाँ मजबूत होती हैं वो सभी नाइलॉन की बनती हैं। पीवीसी के आपको पता है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है क्या बनती हैं दोस्तों, सभी को पता, पाइप्स बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में रहता है। मोनोजाइट जो रेत है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों हुआ क्या था, जो अपने केरल का जो कोस्ट है, केरल का जो कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, वहाँ पे जो रेत मिलती है मोनोजाइट रेत, उसमें दोस्तों थोरियम जो है, थोरियम के अवशेष देखने को मिल रहे हैं मोनोजाइट के अंदर, थोरियम। ठीक है, येलो केक जो होता है, येलो केक मैंने आपको पहले जो मैं कई जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं जिक्र अक्सर करता हूँ, येलो केक पेपर में आ जाए। येलो केक क्या है, एक्चुअल में यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम होता है, स्मगलिंग के तौर पे यूज करते हैं वो उनको। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, उर्वरक के निर्माण में इनमें से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? आप सभी को पता है कि NPK ये हमारे उर्वरक कहलाते हैं, NPK। ठीक है, पी से आपका क्या बनता है, आपका फॉस्फोरस बनता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और के से जो दोस्तों पोटेशियम बनता है, क्या बनता है, पोटेशियम। याद रखिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, तो पोटेशियम जो होता है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी को पता है जो यूरिया है वो क्या है एक्चुअल में, यूरिया जो है दोस्तों वो आपका, यूरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का उर्वरक हो जाएगा, नाइट्रोजन का उर्वरक। ठीक है, वो यूरिया। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने सुना भी होगा, एथेनॉल जो होता है यानी कि जो दारू होती है, नेचुरल दारू जिसको एथेनॉल बोलते हैं, उसको विकृत यानी कि उसको हम उसको विकृत करने के लिए, यानी कि विकृत का मतलब होता है इंग्लिश में बात करूँ तो डीनेचर्ड, यानी कि उसको नेचुरल से डीनेचर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों उसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। कई बार मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से जो शराब है वो जहरीली हो जाती है, और आपने सुना भी होगा अखबारों में कि भाई जहरीली शराब पीने से 10 व्यक्तियों की मौत, तो यही चीज़ होती है दोस्तों, कई बार इस चीज़ की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा यानी कि जो हीट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है जो एमीटर है वो करंट को मेज़र करता है, हाइड्रोमीटर जो होता है वो क्या नाम है, वाटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, जो थर्मोकपल है, नाम से ही सुन रहा है थर्मो यानी कि हीट, तो थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? भाई ग्रीन हाउस गैस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वाटर वेपर्स, वाटर वेपर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होने की वजह से भविष्य का फ्यूल इसको बोला जा रहा है, हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इनमें से कौन सी जो गैस है वो वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों? तो नाइट्रोजन भी हमारे वायुमंडल में होती है, हीलियम भी जो है, क्लोरीन जो है वो वायुमंडल का अंग नहीं है, क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल का अंग नहीं है दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? आपको पता है कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेल के अंदर होते हैं और फीमेल के अंदर होते हैं। मेल के अंदर आपको पता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका पता दोस्तों यूजिन स्टीनेक ने 1921 में लगाया था, यूजिन स्टीनेक इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसका निदान करता है? एलिसा टेस्ट के बारे में सभी को पता है, फुल फॉर्म भी आ सकते हैं पेपर में, याद रखिएगा। एलिसा टेस्ट सबसे पहले तो एड्स के लिए होता है दोस्तों।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिए आप इस बात को। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों? एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बायोगैस जो होती है, बायोगैस इसका मेन घटक क्या है? बायोगैस का मेन घटक होता है दोस्तों मीथेन गैस। मीथेन गैस को दोस्तों मार्स गैस भी बोलते हैं। धान के खेतों में से भी ये गैस निकलती है दोस्तों, ठीक है जी। दलदल में भी ये गैस होती है दोस्तों, और ये गैस होती है आपकी CH4, नेचुरल गैस भी इसको बोला जाता है बायोगैस को। अगला क्वेश्चन है भाई, बायोगैस बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे सटीक है? तो बायोगैस बनाने के लिए पशुओं का अपशिष्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। गड्ढे के अंदर आपने देखा होगा गोबर वगैरह, घास पत्ते, ये जो चीज़ें, हरा चारा, बचा हुआ चारा डाल देते हैं तो बायोगैस बनने में आसानी हो जाती है, ठीक है। CH4 होती है बायोगैस। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, जो कौन सी ऐसी गैस है जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान कौन सी करती हैं? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती हैं वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और CH4। हालांकि आपके पास जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली गैस भी होती है, NO2 भी होती है, ठीक है। वाटर वेपर्स भी होते हैं, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? सबसे ज़्यादा असर डालता है जल वाष्प, वाटर वेपर्स डालते हैं सबसे ज़्यादा असर। वाटर वेपर्स डालते हैं, मैंने पहले ही बताया था, वाटर वेपर्स सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, वायुमंडल में ओजोन का ह्रास कौन करता है? ओजोन गैस आपको पता है O3 होती है, नीले नीले कलर की होती है ओजोन गैस, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है उसका समरूप है, सम अपरूप है O3। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी को पता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स भी बोलते हैं इनको, ये इसका ह्रास करने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता है, ये किसी भी एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 1984 में, दिसंबर 1984 में, उसमें कौन सी जो गैस फटी थी? तो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ठीक है, ये गैस थी भाई, ठीक है ना। और जो फोस्जीन बोल रखा ना, फोस्जीन होती है दोस्तों COCl2, ये फोस्जीन गैस होती है, फोस्जीन, ठीक है। आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा जो होती है एसिड रेन होती है, आपको पता है एसिड रेन होती है दोस्तों। इसकी pH वैल्यू लगभग 5.5 के आसपास होती है। और इसके अंदर वैसे तो देखो नाइट्रिक अम्ल भी होता है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, परंतु इसका बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और एसिड रेन जो होती है दोस्तों, SO2 और NO2 गैस जब एनवायरनमेंट में जाती हैं, SO2 NO2 ये गैस जब एनवायरनमेंट में जाती है तो पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड इसका निर्माण करती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो के लिए बने रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।